बस रेफरेंस टू एनसीईआरटी बुक। क्लास 12th का थर्ड चैप्टर है बिजनेस एनवायरनमेंट। इसके कंटेंट्स में शुरू के दो टॉपिक इंट्रोडक्शन टू बिजनेस एनवायरनमेंट एंड फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट हम अपने पहले सेक्शन में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसका वीडियो ऑलरेडी आ चुका है। आज हम इसके सेकंड सेक्शन में इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट एंड डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट के ऊपर बात करेंगे। सेकंड सेक्शंस के ये टॉपिक हैं जो इस बार हम कवर कर रहे हैं, इम्पोर्टेंस एंड डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। अब बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जैसा आप सबको पता है, बिजनेस एनवायरनमेंट वो एनवायरनमेंट है जो आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, किसी भी बिजनेस के चारों तरफ रहते हैं, जो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं किसी भी बिज़नेस के लिए। वो भी बिज़नेस के डिसीजन लेते समय, बिज़नेस चलाते समय उस एनवायरनमेंट को हमें पूरी तरीके से कंसिडर करना पड़ता है सक्सेसफुली बिज़नेस आगे रन करने के लिए। एक लॉन्ग रन में बिज़नेस चलाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कोई भी पॉलिसी, कोई भी आप पॉलिसी बनाते हैं, कोई भी स्ट्रेटेजी अगर तैयार करते हैं, तो आपको अपना बिज़नेस एनवायरनमेंट चारों तरफ का कंसिडर करना ही करना पड़ता है। बिजनेस एनवायरनमेंट, जैसा हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, अनकंट्रोलेबल होता है, उसको हम कंट्रोल नहीं कर पाते, हमें उसके अकॉर्डिंग अपने आप को डालना पड़ता है। अब इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट के ऊपर अगर बात करें तो सबसे पहला इसका पॉइंट है, इट इनेबल द फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज़ एंड गेटिंग द फर्स्ट मूव ओवर एडवांटेज। इसका एक सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस ये है कि ये हमें एक मौका देती है। बिज़नेस एनवायरनमेंट की अगर हम ढंग से स्टडी करें, उस बिज़नेस के मैनेजर्स, जनरल मैनेजर्स, बड़े लेवल के लोग अगर बिज़नेस एनवायरनमेंट की एक बहुत अच्छी समझ रखते हैं, बहुत अच्छी तरीके से उससे अवेयर हैं, चारों तरफ उनने नज़र लगा रखी है, बाहर क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या हैं, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट कैसा है, इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी चल रही हैं, कौन कौन से लीगल लॉज बने हैं, कौन कौन से वो लॉज में चेंजेस आ रहे हैं, ये जो आपके जनरल और स्पेसिफिक जो भी आपके बिजनेस एनवायरनमेंट के फैक्टर्स हैं, उनको जो बहुत अच्छे से स्टडी करके उनको कंसिडर करता है, वो एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी निकाल सकता है। और उस अपॉर्चुनिटी को निकालने के बाद वो फर्स्ट मूव ओवर एडवांटेज ले सकता है। फर्स्ट मूव ओवर एडवांटेज का मतलब सबसे पहले किसी चीज़ को लॉन्च करना। सबसे पहले जब आप किसी चीज़ को लॉन्च करते हैं तो आपके सामने कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं होता है। जब आपके आमने सामने कोई कॉम्पिटिटर नहीं होता है, तो जो एक कस्टमर है उसके पास कोई चॉइस नहीं होती है रेदर देन टू गो फॉर योर प्रोडक्ट और टू गो फॉर योर सर्विसेज। एक कस्टमर के पास चॉइस नहीं होती है कि अगर उसको प्रोडक्ट चाहिए तो वो सिर्फ आप ही के पास आएगा और आप ही से लेगा, क्योंकि कोई दूसरी कंपनी वो प्रोडक्ट नहीं बना रही है, कोई दूसरी कंपनी वो सर्विस नहीं प्रोवाइड कर रही है। तो अगर आप एक बिजनेस एनवायरनमेंट की अच्छी समझ रखते हैं तो आप इसका फ़ायदा उठाते हुए फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा अगर मैं एग्जाम्पल दूँ आपको, छोटा सा नहीं, एग्जाम्पल बहुत बड़ा है बट बहुत ही यूनिक एग्जाम्पल है। इंटरनेट सर्विसेज। आज इंटरनेट एक बहुत ही कॉमन ज़रूरत है, आज एक हमारे डेली रूटीन का एक हिस्सा है नेट सर्विसेज, इंटरनेट सर्विसेज, ब्रॉडबैंड सर्विसेज। उसके बिना आज हम अपनी लाइफ को सोच भी नहीं सकते कि हमारी लाइफ बिना इंटरनेट के कैसे होगी। तो ये इंटरनेट सर्विसेज जब स्टार्ट हुई और आपका 4G के ऊपर गवर्नमेंट कंसिडर कर रही थी, गवर्नमेंट इस नेटवर्क को 4G में कन्वर्ट करने की जब बात कर रही थी, तो रिलायंस वॉज द फर्स्ट कंपनी, रिलायंस कंपनी पहली कंपनी थी जिसने इसके ऊपर स्टेप लिया और 4G की सर्विसेज के ऊपर बहुत ही पैसा इन्वेस्ट किया, अपनी सर्विसेज को अपग्रेड किया और 4G में उसने एंट्री की। 4G में एंट्री करने से इंटरनेट सर्विसेज की क्वालिटी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी होने के साथ साथ उसकी स्पीड बहुत अच्छी थी और साथ ही साथ रेट उसने बहुत ही रीज़नेबल रखे थे। कहने का मतलब ये है कि उसने कस्टमर की तकरीबन हर रिक्वायरमेंट, हर टेस्ट को उसने कंसिडर करते हुए अपना जियो लॉन्च किया। जियो लॉन्च करते ही आपने देखा कितने भयंकर तरीके से उसने सक्सेस पाई। क्यों? क्योंकि उसने फर्स्ट मूवर एडवांटेज उठाया। बिजनेस एनवायरनमेंट को देखते हुए उसने गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को देखा, उसने गवर्नमेंट की स्ट्रेटजीज़ को देखा, उसने डिपार्टमेंटल बाहर दुनिया में क्या चल रहा है उसने देखा। 4G हमारी कंट्री में आने से बहुत पहले से ही डेवलप्ड कंट्री में ऑलरेडी लॉन्च हो चुका था। इसका मतलब था आज नहीं तो कल उसे इंडिया में आना ही है। तो सबसे पहले रिलायंस ग्रुप ने उस पर आगे स्टेप उठाया और फर्स्ट मूवर एडवांटेज उठाया। आज ऐसा मुझे नहीं लगता शायद ही कोई ऐसा इंडियन होगा जिसके हाथ में एक फ़ोन हो और उसमें जियो का कनेक्शन ना हो। ये काफ़ी हद तक ये बात
सही है। तो कहने का मतलब उन्होंने फर्स्ट मूवर एडवांटेज लिया। इसी तरह फर्स्ट मूवर एडवांटेज का जो बुक में एग्जांपल दे रखा है वो दे रखा है मारुति सुजुकी का। इंडियन कल्चर को देखते हुए, इंडियन एनवायरनमेंट को देखते हुए, मारुति वॉज द फर्स्ट कंपनी टू लॉन्च द स्मॉल कार। एक स्मॉल कार सेगमेंट में उसने एंट्री ली। एक समय था जब बड़ी बड़ी गाड़ियों का फैशन था, लंबी लंबी गाड़ियों का फैशन था। उन गाड़ियों के फैशन को देखते हुए मारुति ने एक स्टडी की, एनवायरनमेंट की स्टडी की, कल्चर की स्टडी की, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की स्टडी की। उस सब को देखते हुए उसको लगा कि हमको एक छोटी गाड़ी लॉन्च करनी चाहिए। अब उसका रीज़न बिहाइंड इट क्या था, व्हाट वर द लॉजिक कि मारुति ने ये सोचा कि हमें एक छोटी गाड़ी इंडिया में लॉन्च करनी चाहिए तो वो सक्सेस पा सकती है। तो इसमें बिजनेस एनवायरनमेंट ने क्या रोल प्ले किया? बिजनेस एनवायरनमेंट ने क्या रोल किया कि जब ये मारुति कंपनी ने डिसाइड किया होगा कि उसको मारुति कार को छोटे सेगमेंट में लाना है, तो उसने यहाँ का कल्चर देखा, यहाँ की इनकम देखी। यहाँ लोगों की पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा नहीं थी। हम डेवलपिंग स्टेज पर थे, तो पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा नहीं होने की वजह से हम बहुत ज़्यादा पैसा गाड़ी में इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे थे। तो उसने एक लो कॉस्ट एक छोटी कार बनाई, मारुति 800। रेट कम होने की वजह से लोगों ने उसको हाथों हाथ लिया। इसके अलावा दूसरा फैक्टर क्या था, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा डेवलप नहीं हुआ था। हमारी रोड्स, हमारी सड़कें बहुत चौड़ी, बहुत साफ़ सुथरी, बहुत क्लियर कट नहीं हुआ करती थी उस समय पे। आज हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी हद तक डेवलप कर चुका है, बहुत अच्छा हो चुका है। उस ज़माने में सड़कें छोटी छोटी हुआ करती थी और बहुत ज़्यादा उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं था। तो उस चीज़ को देखते हुए छोटी सड़कें, पतली सड़कें होने की वजह से मारुति एक छोटी कार थी, वो बहुत ही ईजीली चल जाती थी, बहुत ईजीली उसका मूवमेंट हो जाता था, कन्वीनियंट मूवमेंट होता था। छोटी छोटी गलियों में भी जा सकती थी, छोटी सड़कों में आराम से चल सकती थी। इसीलिए भी लोगों ने मारुति को हाथ लिया। ऐसे बहुत से फैक्टर्स है जिसको उसने स्टडी किया। उनमें से 2 फैक्टर्स मैंने आपको अभी गिनाए जिसकी वजह से मारुति ने फर्स्ट मूवर एडवांटेज उठाया। इट हेल्प्स द फर्म्स टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग्स। यानी कि अगर हम अपने बिजनेस एनवायरनमेंट की तरफ ध्यान देते हैं तो उसमें जो भी आने वाले थ्रेट्स हैं, जो भी उसमें कुछ गलत हो सकता है, कुछ ऐसा हो सकता है जो हम नहीं चाहते, अर्ली वार्निंग हमें सिग्नल उसमें से मिलने लगते हैं। अर्ली वार्निंग सिग्नल्स का मतलब गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है, इंटरनेशनल ट्रेंड है। इस चीज़ को देखते हुए हमें सोच सकते हैं या ये चीज़ प्लान कर सकते हैं, काफ़ी हद तक प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हाँ यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ सकती है, हमको ये चीज़ अपनी चेंज करनी चाहिए। एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि आप थ्रेट्स और वार्निंग के सिग्नल्स जब आपको मिलते हैं तो किस तरीके से आप अपनी पॉलिसीज़, अपने बिजनेस को, अपने बिजनेस ट्रेंड को, अपने प्रोडक्ट को चेंज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आज से कुछ साल पहले की बात है, टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज, टाटा ऑटोमोबाइल्स ने ये डिसाइड किया कि हम इंडिया की सबसे छोटी और सबसे सस्ती कार बनाएंगे। सबसे छोटी और सस्ती कार बनाने के लिए उन्होंने उस कार का नाम रखा टाटा नैनो। ये आप सब लोगों को पता होगा। तो नैनो का जब प्लांट डालने का नंबर आया, जब फैक्ट्री यूनिट सेट करने का नंबर आया, तो उसने वेस्ट बंगाल चुना और वेस्ट बंगाल में उसने अपना फैक्ट्री डालने का डिसाइड किया फॉर नैनो कार। ठीक है, लेकिन वहाँ की पॉलिटिकल सिचुएशन, वहाँ की सोशल स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का था कि वहाँ पे लोगों ने उसको अपोज किया, लोगों ने उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया। वहाँ उनको पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं मिला, टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ को या टाटा ऑटोमोबाइल्स कंपनी को वहाँ पे वो सपोर्ट नहीं मिला, पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं मिला, सोशल सपोर्ट नहीं मिला। ये सारे बिजनेस एनवायरनमेंट के फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से मजबूरन टाटा ग्रुप ने उस बिज़नेस एनवायरनमेंट को स्टडी करते हुए ये समझ गए कि अगर हम ये फैक्ट्री यहाँ डालते हैं तो हमें ये यहाँ अपनी कार बनाने में, डेवलप करने में बहुत ही प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। तो उसने इमीडिएटली डिसीजन लिया कि हम वेस्ट बंगाल छोड़कर गुजरात जाएंगे और अब अपनी फैक्ट्री हम गुजरात में लगाएंगे। तो उन्होंने वेस्ट बंगाल छोड़कर अपनी नैनो की फैक्ट्री जो है वो गुजरात में डाली, क्योंकि वहाँ का पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, वहाँ का सोशल स्ट्रक्चर काफ़ी हद तक उनके बिजनेस को सूट कर रहा था। तो उन्होंने बिजनेस एनवायरनमेंट को सही से आइडेंटिफाई किया, वहाँ के थ्रेट और जो अर्ली वार्निंग सिग्नल थे उनको स्टडी किया, तो सक्सेसफुली उन्होंने अपनी फैक्ट्री गुजरात में लगा के कामयाबी के साथ उन्होंने उस फैक्ट्री को आगे चलाया।
इट हेल्प्स इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। अगर आप एक अच्छे बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालिसिस कर पाते हैं, एक अच्छे एनालिस्ट आपके मैनेजर्स हैं जो बहुत अच्छे से आपके बाहर के एनवायरनमेंट को स्टडी कर सकते हैं और कर लेते हैं, तो आप अच्छे रिसोर्सेज, यूजफुल रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। यूजफुल रिसोर्सेज या रिसोर्सेज वर्ड का क्या मतलब हुआ? रिसोर्सेज वर्ड का मतलब हुआ कि जो आपके इनपुट्स हैं, कोई आप अगर आप प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसके जो इनपुट्स हैं, जो उसके रॉ मटेरियल्स हैं, जैसे आपकी इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ये आपका एक इनपुट है, ये आपका इनपुट है, ये आप जो रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं वो आपका एक इनपुट है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी अपने आप में एक इनपुट की तरह काम करता है। तो ये सारी चीज़ें बिजनेस एनवायरनमेंट की अगर आप स्टडी करते हैं तो ये आप इसको पहले से समझ सकते हैं, और जिससे आप अपने प्रोडक्ट की कॉस्टिंग का एनालिसिस कर सकते हैं और सही प्रोडक्ट एक सही रेट पर आप डाल सकते हैं। जैसे आपको ये पता चला कि गवर्नमेंट जो है इस समय इलेक्ट्रिसिटी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी महंगी होने जा रही है, इलेक्ट्रिसिटी पर यूनिट जो चार्जेस हैं वो गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि उसमें नुकसान हो रहा है। हमें न्यूज़ में बार बार आ रहा है कि इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो हैं वो घाटे में जा रही हैं। उन्होंने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ इसके रेट रिवाइज़ किए जाएं। जो एक अच्छा बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालिसिस करने वाला है वो समझ जाएगा कि आने वाले समय में बिजली का बिल, बिजली का पर यूनिट चार्जेस बढ़ने वाले हैं, यानी कि मेरी जो इनपुट कॉस्ट इन इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, एक फैक्ट्री को रन करने में जो बिजली के बिल्स आते हैं उसकी कॉस्ट बढ़ने वाली है, उसका इम्पैक्ट डायरेक्टली इनडायरेक्टली मेरे प्रोडक्ट में पड़ने वाला है। तो आप उस प्रोडक्ट की कॉस्टिंग को कैसे मैं मैनेज करूं, कहां पे क्या चीज़ कम और कहां पे क्या चीज़ बढ़ाऊं, ताकि अपनी क्वालिटी मेंटेन करते हुए भी मैं अपने प्रोडक्ट को लॉन्ग रन में आगे मार्केट में यूज़ कर सकूं। तो कहने का मतलब ये है कि अच्छे बिजनेस एनवायरनमेंट को देखते हुए, अच्छे बिजनेस एनवायरनमेंट का एनालिसिस करते हुए हम जो यूज़फुल रिसोर्सेज हैं उनको भी सही से इस्तेमाल और अच्छे से उनको यूटिलाइज कर सकते हैं। इट हेल्प्स इन कोपिंग विद रैपिड चेंजेस। जैसा हमको मालूम है बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत ही तेज़ी से बदलता रहता है, इसमें बहुत ही रैपिड चेंजेस होते हैं। उस रैपिड चेंजेस से अगर हम इन चीज़ों को देखेंगे तो क्या होगा कि हम बहुत आसानी से अपने बिजनेस को रन कर पाएंगे। जैसे बिजनेस एनवायरनमेंट में वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आता है टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। टेक्नोलॉजी में आपको पता है कितने तेज़ी से चेंजेस आते हैं। अब टेक्नोलॉजी उस तरह की नहीं रही कि एक टेक्नोलॉजी किसी एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए एक मशीन बन गई तो वही मशीन से 20 साल तक वही प्रोडक्ट बनता जाता है। नहीं, आज हर दिन पर डे एक नया चेंज आ रहा है टेक्नोलॉजी में। उस टेक्नोलॉजी के साथ अगर आप कोप अप करते हैं, उस रैपिड चेंजेस को अगर आप एक्सेप्ट करते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपने आप को आप ढाल लेते हैं, तो इस बिज़नेस एनवायरनमेंट को समझते हुए भी आप अपने बिज़नेस को बहुत सक्सेसफुली और बहुत अच्छे से आगे ले जा सकते हैं। इट हेल्प्स इन असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। अगर एक बिजनेस एनवायरनमेंट की अच्छी स्टडी है, आपको अच्छा एनालिसिस आप कर सकते हैं, तो आप अपनी एक बहुत ही फ्रूटफुल पॉलिसीज़ और प्लानिंग ड्राफ्ट कर सकते हैं। जब भी कोई पॉलिसी हम कंपनी की बनाते हैं, कोई भी प्लान करते हैं, तो हम अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को भी कंसिडर करते हैं, गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी चल रही है। और ये जो प्लान और जो पॉलिसी फॉर्मेशन है ये रीज़न टू रीज़न चेंज होता रहता है। जो पॉलिसी किसी कंपनी की नॉर्थ इंडिया में चल रही है वही पॉलिसी 100% सक्सेसफुल साउथ इंडिया में हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहाँ का बिजनेस एनवायरनमेंट थोड़ा सा कंपैरेटिवली अलग होगा इन कंपैरिजन टू नॉर्थ इंडिया। अब मैं एज कंट्री एज अ होल बात करूँ तो इंडिया का जो अगर एक कंपनी MNC कंपनी है जिसकी इंडिया में भी फैक्ट्रीज़ हैं, इंडिया में भी बिजनेस है और दूसरे देश में भी बिजनेस है, XYZ किसी एक कंट्री में और बिजनेस है, तो जो पॉलिसीज़ जो प्लानिंग उसने अपनी कंट्री इंडिया में कर रखी है वही पॉलिसी वही प्लानिंग उसकी दूसरी कंट्री में सक्सेसफुल होगी ऐसा ज़रूरी नहीं है। हमें दूसरी XYZ कंपनी का जो भी है XYZ कंट्री है उसका बिजनेस एनवायरनमेंट हमको स्टडी करना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग हम अपनी प्लानिंग और पॉलिसी फॉर्मुलेशन करते हैं। कहने का मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट की एक अच्छी स्टडी होने की वजह से, एक स्टडी होने से आप एक कंपनी की बहुत ही फ्रूटफुल प्लानिंग और पॉलिसी फॉर्मुलेशन में ये आपकी हेल्पफुल होती है। इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस। इसके साथ साथ अगर बिजनेस एनवायरनमेंट की हमको बहुत अच्छी जानकारी है तो हम क्या करेंगे कि हम बहुत ही अच्छे से अपनी परफॉर्मेंस को भी अच्छा कर सकते हैं। एक इंडस्ट्री वाले अपनी परफॉर्मेंस को भी वो कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? आपने बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी की, बिजनेस एनवायरनमेंट की इसी स्टडी करने से आपको पता चला कि मार्केट में आपके कौन कौन से कॉम्पिटिटर्स हैं, तो वो कॉम्पिटिटर्स किस तरह से प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं, कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, उस प्रोडक्ट की क्या क्वालिटी स्टैंडर्ड है, उस प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस किस तरह की है, वो प्रोडक्ट किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, वो प्रोडक्ट
मार्केट में किस रेट पर है, ये सारी चीज़ें अगर आप स्टडी करते हैं, ये सब आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आता है। इसको अगर आपने स्टडी कर लिया, बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी कर लिया, तो आप अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि आपकी अपनी इफ़िशियंसी भी इंक्रीज़ होती है, इट इम्प्रूव द इफ़िशियंसी। और इसके साथ साथ आपका क्या होता है कि इंक्रीज जो आपका जो कंपटीशन इंक्रीज हुआ है उसमें आप उसको बहुत अच्छे से कोप अप कर पाते हैं। तो इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस ऑफ अ कंपनी, ऑफ अ इंडस्ट्री ऑल्सो, अगर आप बाहर के बिजनेस एनवायरनमेंट को अच्छे से स्टडी कर लेते हो। ये परफॉर्मेंस का मतलब आपका लेवल ऑफ इफ़िशियंसी। ओके, ये हो गया हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। इसका अगला टॉपिक है डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। डायमेंशंस कह लीजिए, या हम इसको डायमेंशंस के साथ साथ हम इसको फैक्टर्स भी कह सकते हैं। फैक्टर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट्स क्या होते हैं? जैसे बिजनेस एनवायरनमेंट है, बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या क्या होता है, जैसे हमने पहले पढ़ा था कि आपके दो तरह से बिजनेस एनवायरनमेंट हम कह सकते हैं। एक पार्ट था हमारा जनरल इन्वायरमेंट की ये सारी कैटेगरीज़ हैं जो हमें एक लॉन्ग रन पे बिजनेस डिसीजन में या बिजनेस रन करने में इम्पेक्ट डालती हैं। और कुछ हमारे स्पेसिफिक फैक्टर्स थे जो हमारे डे टू डे लाइफ में, डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज़ में इम्पेक्ट डालते थे, जैसे हमारे इन्वेस्टर्स हो गए, कस्टमर्स हो गए, कंपटीटर्स हो गए। तो यहाँ हम बात करने जा रहे हैं बिजनेस इन्वायरमेंट, डायमेंशंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट ऑफ जनरल कैटेगरी ऑफ जनरल फैक्टर। जैसे उसमें सबसे पहले आता है इकोनॉमिक फैक्टर। अब इकोनॉमिक फैक्टर जो है वो अपने आप में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डायमेंशन है किसी भी बिजनेस एनवायरनमेंट की, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी मैटर्स अ लॉट। इट इज़ नॉट द ओनली मैटर टू बी कंसिडर्ड, बट येस इट इज़ अ मैटर टू बी कंसिडर्ड। जो प्रॉफिट है वो हम कंसिडर करते हैं किसी भी एक कमर्शियल एक्टिविटी को रन करने के लिए। इसलिए इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। कैसे इम्पॉर्टेंट होता है? जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि मान लीजिए किसी बिजनेस एनवायरनमेंट में इंटरेस्ट रेट जो बैंक हमको इंटरेस्ट देता है वो हाई है, तो उससे क्या होगा? इंटरेस्ट रेट हाई होने का मतलब ये है कि किसी भी एक इंडस्ट्री को हाई है इन टर्म्स ऑफ टेकिंग द लोन्स। जब आप लोन्स लेते हैं वो इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा आपको पड़ता है। अगर वो इंटरेस्ट रेट ज़्यादा पड़ता है, यानी कि अगर हमने जितना लोन लिया उसके इन रिटर्न जब हम करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा जब हमको करना पड़ता है, तो उससे क्या होता है कि हमारे रॉ मटेरियल की जो कॉस्ट है वो बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि हमने बैंक से लोन लिया होता है अपनी इंडस्ट्री को चलाने के लिए। अब उसका इंटरेस्ट रेट हमको ज़्यादा पे करना है, इसका मतलब इन रिटर्न हमको ज़्यादा देना है। तो हमारे डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट है वो आपकी बढ़ जाएगी, क्योंकि वो रॉ मटेरियल एट द एंड ऑफ द डे आप किससे खरीदेंगे? उसी बिजनेस लोन अमाउंट से, जिस लोन को आपको बहुत ज़्यादा बढ़ा के बैंक को वापस करना है। अब इसी के पैरेलली अगर दूसरी कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन में इंटरेस्ट रेट की बात करूं, तो जो इंडस्ट्रियल लोन था वो महंगा है। लेकिन अगर सपोज करके आपका ऑटो लोन है, ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो लोन मिलता है, या ऑटो लोन जिसको हम कहते हैं वो, या आपका हाउस लोन जो है, अगर उसके इंटरेस्ट रेट कम हो जाते हैं, सपोज करके कम हो गए, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बहुत अच्छी ग्रो करेगी। जो आपकी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है वो बहुत अच्छी डेवलप करेगी। क्यों? क्योंकि उसमें इंटरेस्ट रेट हमें गवर्नमेंट ने कम कर दिया है। ये एक्सटर्नल फैक्टर है जो गवर्नमेंट डिसाइड करती है। गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि भाई ऑटो लोन जो आपका 11% पे था, अब इस साल से 9% होगा, यानी कि आदमी को उसकी ईएमआई की जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी। वो ईएमआई की जो क्वांटिटी है वो आपकी कम हो जाएगी, आप पे लोड कम पड़ेगा, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में अपने पैसे को इन्वेस्ट करने की कोशिश करोगे। कल तक जहाँ आप 5 लाख की कार खरीदने की सोच रहे थे, अब आप 7 लाख की कार भी सोच सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट गवर्नमेंट ने कम कर दिया। इसी तरह अगर कंस्ट्रक्शन लाइन में, या कंस्ट्रक्शन जो लोन है आपका, जो हाउस लोन है, अगर वो कम होता है तो उसमें कंस्ट्रक्शन लाइन में बहुत अच्छा बूम आ जाता है। लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं आपके हाउस लोन के लिए और अपने घरों में अपने घर खरीदने की सोचते हैं। तो ये एक इकोनॉमिक फैक्टर हो गया। इसके अलावा इकोनॉमिक फैक्टर में आता है आपका जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन कितना है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन कितना है, पर कैपिटा इनकम कितनी है। पर कैपिटा इनकम इज़ द एवरेज इनकम ऑफ अ पर्सन
एनुअल एवरेज इनकम, एक साल में एक इंडियन एवरेज कितना कमा लेता है, वो भी डिपेंड करता है इकोनॉमिक फैक्टर्स में। एक आदमी जितना कमाएगा उसी के पैरेलली वो इन्वेस्ट करेगा, उसी के पैरेलली वो सेव करेगा, उसी के पैरेलली उसके एक्सपेंसेस होंगे। इसके अलावा इकोनॉमिक फैक्टर्स में जैसे आता है रेट ऑफ टैक्सिंग एंड आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट्स हैं उसमें क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है। अगर सपोज करके इन्वेस्टमेंट के समय जब हम इन्वेस्ट करते हैं, जब हम बैंक में पैसा डालते हैं, वहाँ पे अगर हमें एक अच्छा बढ़ा हुआ इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। पहले ये था कि इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ता है जब आप लोन की बात करते हैं तो दैट बिकम अटिपिकल केस, लेकिन जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम चाहते हैं हमें ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिले। अगर ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिलता है तो इकोनॉमिक कंडीशन ये बनती है कि हमारी सेविंग की आदत बढ़ती है, हमारी सेविंग ज़्यादा बढ़ जाती है, हम ज़्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, ज़्यादा पैसा हम जमा करते हैं, ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। तो उससे क्या होगा कि हमारा बैंकिंग सेक्टर इम्प्रूव होगा, हमारी जो इन्वेस्टमेंट कंपनीज़ हैं वो बहुत अच्छा ग्रो करेंगी ऐसे एनवायरनमेंट में जहाँ पे गवर्नमेंट ने ये कहा कि भाई इन्वेस्टमेंट में रेट ऑफ इंटरेस्ट आप बढ़ा के दीजिए। इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर जो आपका ट्रेंड है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में कि आपकी इस साल टोटल कितनी क्रॉप पैदा हुई, कितनी आपकी फसल पूरी कंट्री में पैदा हुई। ओवरऑल जितनी तरह की भी चीज़ें हमारे किसान भाई लोग उगाते हैं वो कितना हुआ, उसका प्रोडक्शन कितना हुआ। वो प्रोडक्शन डिपेंड करता है कि क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी थी, किस तरह का मौसम रहा, सूटेबल मौसम रहा नहीं रहा, बरसात के टाइम पे उनको बरसात मिली या नहीं मिली, सही टाइम पे धूप मिली नहीं मिली। मौसम की कंडीशंस अगर फेवरेबल रहीं तो फसल बहुत अच्छी होती है, आउटपुट बहुत अच्छा होता है, मार्केट का जो जीडीपी है वो बहुत अच्छा इम्प्रूव करता है और उससे रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो बहुत अच्छी सर्वाइव करती हैं। यानी कि जो क्रॉप बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हैं वो बहुत अच्छी होती हैं। इसी के अगेंस्ट अगर मान लीजिए फ्लड आ गया, किसी स्टेट में फ्लडिंग कंडीशंस हैं, फ्लड आ गया, वहाँ की सारी क्रॉप अगर ख़राब हो गई तो नेचुरल क्रॉप बेस्ड जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं उनको नुकसान होगा। क्यों? क्योंकि उनको रॉ मटेरियल सही से नहीं मिल पाएगा। इसके अलावा जो भी आपका एक्सपेंशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है, ट्रांसपोर्ट्स हैं, कम्युनिकेशंस हैं, ये सब के सब आपके इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आ जाते हैं। तो ये इकोनॉमिक इन्वायरमेंट किसी भी बिजनेस इन्वायरमेंट का सबसे इम्पॉर्टेंट डायमेंशंस में से एक है। दूसरा होता है हमारा सोशल डायमेंशन, सोशल इन्वायरमेंट। सोशल इन्वायरमेंट एक ऐसा फैक्टर है जो बहुत ज़्यादा बिजनेस इन्वायरमेंट में काउंट होता है। किसी भी जगह का सोशल स्ट्रक्चर कैसा है, वहाँ के लोग कैसे हैं, उनका कल्चर कैसा है, उनकी लाइफ स्टाइल क्या है, उनकी मेन ऑक्यूपेशन सोर्स ऑफ इनकम क्या है, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी है, उनकी जो वुमेन वर्कफोर्स है वो कितना इन्वॉल्व होती है काम में। ये सोशल इन्वायरमेंट को क्रिएट करता है। कहने का ये मतलब है कि जो वहाँ के लोग रहते हैं उनका ट्रेडिशन क्या है, किस तरह के ट्रेडिशन को वो फॉलो करते हैं, किस तरह का उन लोगों का कस्टम है, किस तरह का उनका रहन सहन है, उनका सोशल स्ट्रक्चर कैसा है, वो सारी चीज़ें सोशल इन्वायरमेंट में आती हैं। अब उनकी पॉपुलेशन शिफ्ट है या नहीं है ये भी सोशल इन्वायरमेंट में आता है। जैसे कि अगर हम पॉपुलेशन शिफ्ट की बात करें कि काम रोजगार के लिए उत्तर प्रदेश और बिहार से बहुत से लोग एक स्टेट से दूसरे स्टेट की तरफ मूव करते हैं, जबकि गुजरात के लोग इतना ज़्यादा मूव नहीं करते क्योंकि गुजरात की जो कंडीशंस हैं, गुजरात का जो बिज़नेस एनवायरनमेंट है वो और स्टेट के मुकाबले कंपैरेटिवली बहुत अच्छा है। तो वहाँ गुजरात में लोगों का जो आपका पॉपुलेशन शिफ्ट है वो उतना ज़्यादा नहीं है जितना आपको यूपी और बिहार में मिलेगा। और इसके अलावा वहाँ की एजुकेशन सिस्टम कैसा है, किसी सर्टेन रीजन का एजुकेशन सिस्टम कैसा है, लिटरेसी रेट क्या है। लोग बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे तो वहाँ का एक बिज़नेस एनवायरनमेंट अलग क्रिएट होगा, जहाँ पे लोग कम पढ़े लिखे होंगे वहाँ का बिज़नेस एनवायरनमेंट टोटली डिफरेंट होगा। इसके अलावा किस तरह का सोशल स्ट्रक्चर है, किस तरह के लोग वहाँ पे रहते हैं, किस रिलीजन से रिलेटेड लोग वहाँ पे रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल दिवाली है, क्रिसमस है, ईद है, गुरु पर्वा है, इस तरह के जो त्यौहार हैं इन त्यौहारों में एक अलग ही बिजनेस एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है। जो गिफ्ट हैं, स्वीट्स हैं, इस तरह की जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो बहुत अच्छी फ्लोरिश होती हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे समय पे आदमी गिफ्ट खरीदता है एक दूसरे को देने के लिए, आपकी जो भी आपकी कन्फेक्शनरीज़ हैं उनको ख़रीदता है, वो इंडस्ट्री बहुत अच्छा काम करती है। लोग नए नए कपड़े ख़रीदते हैं तो आप कह सकते हैं फैब्रिक एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत अच्छा उस समय पे ग्रूम करती है। तो ये सारे सोशल फैक्टर्स भी बिजनेस एनवायरनमेंट के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डायमेंशन या बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगला फैक्टर आता है टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट
भी एक बहुत ही मेजर डायमेंशन है किसी भी बिजनेस इन्वायरमेंट का। किसी बिजनेस इन्वायरमेंट में ये देखा जाता है कि वहाँ पे कौन सी प्रिवेलिंग टेक्नोलॉजी चल रही है और कौन सी प्रिवेलिंग टेक्नोलॉजी आने वाली है। आप जब भी अपनी एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग करते हैं तो उसमें आज वो सब की सब इंटरनेट बेस्ड हो गई है। ये क्या है? ये टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट है। एक समय था जब एडवर्टाइजिंग मीडिया बेस्ड थी, एक समय था जब एडवर्टाइजिंग प्रिंट बेस्ड थी। न्यूज़पेपर्स में ऐड बहुत ज़्यादा लोग प्रेफर करते थे, मैगजीन्स में ऐड बहुत ज़्यादा प्रेफर करते थे, पम्पलेट्स बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट होते थे। अब उतना ज़्यादा ये चीज़ें फिजिकल चीज़ें नहीं है, क्योंकि काफ़ी हद तक टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट की वजह से लोग आज एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग में इंटरनेट का सहारा ले रहे हैं। नेट वर्ल्ड की तरफ आदमी ज़्यादा डाइवर्ट हो गया है। अब इसी टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट का एक हिस्सा है कि आज फैक्ट्रीज जो पहले मैनुअली बहुत ज़्यादा किसी एक काम करने को, जहाँ एक काम को कंप्लीट करने के लिए जहाँ 10 लोगों की ज़रूरत पड़ती थी, आज वहाँ उसी काम को 2 लोग पूरा कर देते हैं। क्यों? बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजिकल मशीनरीज एंड इक्विपमेंट्स आ गए हैं, रोबोटिक टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत तेज़ी से आगे ग्रो कर रहा है, जहाँ पे फिजिकल ह्यूमन बीइंग की उतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सारी चीज़ें थ्रू टेक्नोलॉजी मैनेज हो जाती हैं आपकी रोबोटिक्स से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, इंटरनेट की हेल्प से। ये जो टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट है, ये भी एक टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। कहने का ये मतलब हुआ कि जो प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा आजकल कॉम्पैक्ट होते चले जा रहे हैं, छोटे होते चले जा रहे हैं। पहले एक कंप्यूटर सेट था, उस कंप्यूटर सेट में हम जो जो काम करते थे वो एक बहुत ही बड़ा सेट हुआ करता था। फिर वो धीरे धीरे छोटा हुआ, लैपटॉप्स आ गए, लैपटॉप के बाद आज की तारीख में मोबाइल्स आ गए। एक मोबाइल तकरीबन वो सारे फंक्शंस उसमें इन्वॉल्व हैं जो एक कंप्यूटर कर सकता है। काफ़ी हद तक सारे कंप्यूटर्स के फंक्शंस एक मोबाइल के अंदर आ गए, यानी कि चीज़ डायमेंशन वाइज बहुत ही कॉम्पैक्ट होती चलेगी। कॉम्पैक्ट होने के साथ साथ और भी ज़्यादा उसमें फीचर्स आ गए, यानी कि आज की तारीख में आदमी को पहले क्या था कि लैपटॉप अलग से रखना पड़ता था, फ़ोन अलग से रखना पड़ता था। अब अगर उसके पास सिर्फ एक स्मार्टफोन है तो उसको अब लैपटॉप की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो अपने फ़ोन से ही लैपटॉप का भी काम ले लेता है और कम्युनिकेशन के लिए अपने फ़ोन को भी इस्तेमाल कर लेता है। जैसे कि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट का एक छोटा सा एग्जांपल, एक समय था जब ट्रेन्स जो थी वो स्टीम इंजन पे चलती थी, फिर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ, फिर वो डीजल इंजन पे आ गई। आज जो ट्रेन है वो इलेक्ट्रिसिटी पे चलती हैं। तो ये क्या है? ये टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट का एक तरह से वो है। पहले रेलवे की और आपकी एयरलाइंस की टिकटिंग सिस्टम में फिज़िकली हमको जाना पड़ता था, लाइन लगानी पड़ती थी, टिकट्स फिज़िकल टिकट्स हम खरीदते थे। आज सारी चीज़ें इंटरनेट में अवेलेबल हैं। आप घर बैठे बैठे अपनी सड़क पे चलते हुए स्मार्टफोन से आप अपने टिकट बुक कर सकते हैं, उसकी सर्विसेज आपकी अवेल कर सकते हैं। पहले आपको कोई एक लेटर टाइप करना है तो उसके लिए, उस लेटर को टाइप करने के लिए आपको टाइपराइटर की ज़रूरत होती थी। उसके बाद क्या है? कंप्यूटर्स कीबोर्ड आ गए, कि कंप्यूटर कीबोर्ड आ गए कि आपके पास कंप्यूटर आ गया, उसका कीबोर्ड है, बहुत आसानी से आप टाइप कर लेते हैं। उसमें और भी फैसिलिटीज़ जुड़ गई टाइपराइटर के अलावा। टाइपराइटर में हम सिर्फ टाइप कर सकते थे, कोई गलती हो जाती थी वो इरेज़ नहीं हो पाती थी। कंप्यूटर में गलती होती है, आप इरेज़ कर सकते हो, उस फाइल को सेव कर सकते हो। ज़रूरी नहीं आप उसका प्रिंट आउट लो, एक बार में आप 100, 1000 कितने भी पेज आप लिख सकते हैं। कैपेसिटी आपकी बढ़ गई कंप्यूटर कीबोर्ड के साथ साथ। अब तो ये हो गया है कि अब तो आपको टाइप भी करने की ज़रूरत नहीं, ना टाइपराइटर में टाइप करने की ज़रूरत है, ना आपको कंप्यूटर के कीबोर्ड में टाइप करने की ज़रूरत है। अब तो वॉइस टाइपिंग आ गई। आप सिर्फ मुंह से बोलिए, आपके शब्दों को सुन के टेक्नोलॉजी खुद ब खुद उसको लिखती चली जाएगी। अब तो ये इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी एडवांस होगी, तो टेक्नोलॉजिकल जो एनवायरनमेंट है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बिजनेस एनवायरनमेंट का हिस्सा है। इसके अलावा आता है आपका पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट किसी भी कंट्री का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, किसी भी स्टेट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसा मैंने आपको पहले बताया, टाटा का एग्जांपल देते हुए, जब वो नैनो कार लॉन्च कर रहे थे, वो चाह कर भी वेस्ट बंगाल में वो फैक्ट्री नहीं लगा पाए, क्योंकि वहाँ का पॉलिटिकल एनवायरनमेंट एक अनस्टेबल एनवायरनमेंट था। एक ऐसा एनवायरनमेंट था जिस पॉलिटिकल पार्टी का जो मोटिव था, जो आइडियोलॉजी थी, वो उनको सूट नहीं कर रही थी, जिसकी वजह से उनको वो फैक्ट्री वहाँ से शिफ्ट करके वेस्ट बंगाल में लगानी पड़ी। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा मैटर करता है, इसलिए क्योंकि हर पॉलिटिकल पार्टी की अपनी एक आइडियोलॉजी होती है। वो आइडियोलॉजी अगर आपने सही से स्टडी कर ली तो आप बहुत अच्छे से सर्वाइव कर सकते हैं। एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। 1991 में जब हमने ग्लोबलाइजेशन की बात की, जब हमने अपने दरवाजे खोल दिए, हम बाहर बहुत आसानी से जा सकते थे, बाहर वाले बहुत आसानी से अपनी इंडस्ट्रीज़, अपना इन्वेस्टमेंट यहाँ ला सकती थी। उस समय क्या था, हमारा सिस्टम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था। एक फैक्ट्री डालने के लिए, कंपनी डालने के लिए बाहर की कंट्री
कंट्री के किसी भी बिजनेसमैन को बहुत से अप्रूवल्स, बहुत से गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के थ्रू जाना पड़ता था, बहुत से अप्रूवल्स लेने पड़ते थे, बहुत से क्लियरेंसेस लेने पड़ते थे। लेकिन आज पॉलिटिकल इन्वायरमेंट इस तरह का रहा कि एक स्टेबल गवर्नमेंट है हमारे पास। वो गवर्नमेंट बहुत ही ज़्यादा चीज़ों को और ज़्यादा कॉम्पैक्ट और इजी बनाती चली जा रही है। आज सिंगल विंडो सिस्टम हो गया। अगर आपको एक कंपनी चलानी है, कंपनी शुरू करनी है, सिंगल विंडो सिस्टम का मतलब एक ही जगह से आपको तकरीबन सभी क्लियरेंसेज हैं वो मिल जाएंगे। ये गवर्नमेंट जब आई तो उसका एक मोटिव था, बहुत ही स्ट्रांग मोटिव था कि हमें अपने कंट्री में, अपने लोगों में, अपने सिस्टम के बीच में से करप्शन हटाना है, हमें एक करप्शन फ्री कंट्री बनानी है। ये एक बहुत ही अच्छा मैसेज गया इंटरनेशनल कम्युनिटी को। ये पॉलिटिकल इन्वायरमेंट ने बाहर की कंट्रीज़ के दूसरे जो इन्वेस्टर्स हैं उनको हमारी तरफ आकर्षित किया। क्यों? क्योंकि इस पॉलिटिकल पार्टी का मोटिव था कि हमको इन्वेस्टमेंट फ्री, करप्शन फ्री एक एनवायरनमेंट देना है, एक सिस्टम डेवलप करना है जिससे हमारी FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने लगे। इसके अलावा स्टेबिलिटी ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी ऑल्सो भी बहुत मैटर करती है। जब हमको ये पता है, सामने वाले को ये पता है, बाहर की कंट्री वाले को पता है कि इंडिया में ये गवर्नमेंट चुनी गई है जो स्टेबल है, जो मेजोरिटी के साथ आई है, अनस्टेबल गवर्नमेंट नहीं है कि कभी भी गिर सकती है, स्टेबल गवर्नमेंट है, 5 साल तक कहीं नहीं जाने वाली। इस गवर्नमेंट की ये आइडियोलॉजी है, ये उसके बेसिक्स थे, ये एजेंशंस थे, जिस बात को लेकर वो सत्ता में आई है, जिसने गवर्नमेंट बनाई है। तो वो आइडियोलॉजीज़ अगर वो बिजनेसमैन को, वो इन्वेस्टर्स को सूट करती है तो वो फटाफट उस कंट्रीज़ में आते हैं, हमारी इंडिया में आते हैं। करप्शन फ्री आपको एनवायरनमेंट मिलेगा, सिंगल विंडो सिस्टम क्लियरेंस मिलेगा, आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा, आज हमने FDI की लिमिट्स बढ़ा दी हैं। पहले हम FDI 49% से ज़्यादा नहीं करवाते थे, आज हम 51 से लेकर 75% और कई ऐसे सेक्टर हैं जहाँ 90% तक भी FDIs हो रही हैं। ये एक स्टेबल पॉलिटिकल इन्वायरमेंट और जो पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी है उसकी वजह से ये चीज़ हमारी जो है काफ़ी इम्प्रूव हुई है। तो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। उसके बाद एक इन्वायरमेंट आता है जिसको हम कहते हैं लीगल इन्वायरमेंट। लीगल इन्वायरमेंट वो इन्वायरमेंट होता है जो एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ नियम कानून बना रखे हैं एक बिज़नेस को सक्सेसफुली रन करने के लिए। वो भी बिजनेस इन्वायरमेंट का एक मेजर रोल प्ले करता है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल जो आपका कंपनीज एक्ट है, कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है कंपनी जब आप शुरू करेंगे तो उसमें कौन कौन सी कंडीशन आपको फिल करनी है, कैसे कैसे आपको कंपनी चलानी है। इसके अलावा इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट एक्ट बना हुआ है, आपका फैक्ट्रीज एक्ट बना हुआ है 1948, ट्रेड यूनियन एक्ट बना हुआ है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बना हुआ है। तो ये सारी के सारी जो एक्ट बने ये एक लीगल इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं। उस लीगल इन्वायरमेंट में एज पर रिक्वायरमेंट गवर्नमेंट टाइम टू टाइम चेंजेस करती रहती है ताकि बिज़नेस को वो फेवर करे। तो वो भी एक बिज़नेस पार्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। फॉर एग्जांपल एक बहुत छोटा सा चीज़ बताता हूँ लीगल इन्वायरमेंट का। पहले क्या था, किसी भी प्रोडक्ट को आपको मार्केट करना है तो हम बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ सामने खड़े कर देते थे। सेलिब्रिटीज़ का मतलब वो पर्सनैलिटीज़ जिनकी एक बहुत अच्छी फेस वैल्यू है, उनकी फेस वैल्यू पर भी कई बार प्रोडक्ट्स मार्केट में बहुत अच्छी अपनी रेपुटेशन बना लेते हैं, भले ही उस प्रोडक्ट में वो क्वालिटी हो या ना हो, लेकिन क्योंकि सेलिब्रिटी की अपनी एक फेस वैल्यू है तो उसकी वजह से प्रोडक्ट बहुत अच्छा चलता था और चलता है, आज भी चलता है। तो लेकिन उसमें क्या था कि पहले ये था कि अगर मान लीजिए किसी प्रोडक्ट में क्वालिटी नहीं है लेकिन सेलिब्रिटी की एडवर्टाइजिंग की फेस वैल्यू की वजह से वो प्रोडक्ट बहुत अच्छा मार्केट में जा रहा है और उस प्रोडक्ट में अगर कोई गलती निकलती है, कोई फॉल्ट निकलता है तो उसमें उस सेलिब्रिटी की कोई जिम्मेदारी नहीं। भाई मैंने तो सिर्फ एडवर्टाइजिंग की ना, मैंने थोड़ा प्रोडक्ट बनाया, प्रोडक्ट तो कंपनी ने बनाया। द केस गोज टू द कंपनी। अभी रिसेंट चेंज किया है कि एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग सेगमेंट में जो सेलिब्रिटी जिस प्रोडक्ट जिस कंपनी को प्रमोट करेगी, इनडायरेक्टली डायरेक्टली वो सेलिब्रिटी भी उस कंपनी के लिए और उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट जिसकी वो मार्केटिंग कर रहा है, जिसके लिए वो एंडोर्स कर रहा है, उसके लिए वो सेलिब्रिटी भी जिम्मेदार होगा। कहने का मतलब ये है कि अब सेलिब्रिटी आंख बंद करके किसी भी प्रोडक्ट की मार्केटिंग नहीं कर पाते हैं। अब उन्हें खुद भी स्टडी करनी पड़ती है कि जिस प्रोडक्ट को मैं लॉन्च कर रहा हूँ या जिस प्रोडक्ट के लिए मैं मार्केटिंग कर रहा हूँ उसकी एक्चुअल क्वालिटी कैसी है, उसके स्टैंडर्ड्स कैसे हैं, कंपनी कैसी है, कंपनी का बैकग्राउंड क्या है, ये आपको अब एक सेलिब्रिटी को भी करना पड़ता है। तो ये क्या हुआ, एक लीगल इन्वायरमेंट बना। क्यों? क्योंकि हमने प्रोडक्ट सेलिब्रिटी की फेस वैल्यू पे खरीदा तो कहीं ना कहीं सेलिब्रिटी को भी ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। तो ये गवर्नमेंट ने अब नियम बना दिया है कि अब सेलिब्रिटी की भी
जिम्मेदारी बनेगी। तो दिस बिकम अ लीगल पार्ट ऑफ द लीगल इन्वायरमेंट। तो जब भी कोई इन्वेस्टर आता है, जब भी कोई इन्वेस्टर बाहर का जब हमारी कंट्री में इन्वेस्ट करता है, या हम लोग भी जब कोई एक बिज़नेस खोलते हैं या बिज़नेस रन करते हैं, तो हमको एक प्रॉपर स्टडी करनी पड़ती है। हमारे इंडिया का कंपनीज एक्ट क्या है, हमारे इंडिया का फैक्ट्री एक्ट क्या है, ट्रेड यूनियन एक्ट क्या है, ये सारे एक्टों की जानकारी होनी चाहिए, बहुत अच्छे से होनी चाहिए। तभी आप एक सक्सेसफुल बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालिसिस कर पाएंगे। तो ये हमारा हो गया डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। ये चैप्टर के हमने अभी सेक्शन 1 में 2 पार्ट ख़त्म किए थे, सेक्शन 2 में 2 पार्ट ख़त्म कर दिए। आखिरी के 2 पार्ट हम अपने तीसरे वीडियो में करेंगे, जो बहुत ही जल्दी तैयार करके हम लॉन्च करते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ हमको ज़रूर बताइएगा। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। हैव अ गुड टाइम, हैव अ गुड डे, बाय।